आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं केमिस्ट्री के नेट जेआरएफ के रिएक्शन मैकेनिज्म्स से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ के एक्सप्लेनेशंस। जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो 2 मार्क्स के लिए है और इसमें ये पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। निम्नलिखित यौगिकों के अम्लता का क्रम पूछा गया है और इसमें सभी जो कंपाउंड्स हैं उसमें CH2 और ये CH2 इनके अम्लता का क्रम पूछा गया है। हमें मालूम है कि जो ये CH2 ग्रुप्स हैं वो इसलिए अम्लीय हैं और इनके हाइड्रोजन को किसी भी क्षार के द्वारा H+ के रूप में इसलिए निष्कासित किया जा सकता है क्योंकि ये प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे कि C+O से दोनों ओर से बंधे हुए हैं या बॉन्डेड हैं। हमें ये मालूम है कि जो ओपन चेन कंपाउंड है उसकी अम्लता जो CH2 की अम्लता होती है वो क्लोज चेन या वलय के जो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं उनकी तुलना में इसकी अम्लता कम होती है। अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखें तो हम पाएंगे कि सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 3 है उसके अंदर ही ये दिया हुआ है कि C की अम्लता सबसे कम है, जो कि हमें मालूम है ओपन चेन की वजह से इसकी जो CH2 की अम्लता है वो सबसे कम होगी। आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो एसिडिटी होती है वो वलय के साइज़ के घटने के साथ साथ रिंग साइज़ घटने के साथ साथ अम्लता बढ़ती जाती है। देखिए, एज रिंग साइज़ डिक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर ये 6 सदस्यीय वलय है, ये 5 सदस्यीय वलय है, तो 5 सदस्यीय वलय यानी बी की अम्लता सबसे अधिक होगी, जो कि इस क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कुछ जानकारी है जो कि इसको सपोर्ट करती है इस आंसर को और आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी थी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड उनको, ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो 2 मार्क्स के लिए है दोबारा, और यहाँ पर पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज फॉर इंडिकेटेड CH बॉन्ड। देखिए, ये CH बंध हमें यहाँ पर दर्शाए गए हैं और इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में हमें क्रम पूछा गया है। इनमें से चारों में से कौन सा सही है। हमें ये मालूम है कि ग्रेटर द S कैरेक्टर ग्रेटर इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। S का प्रतिशत जितना अधिक होगा, S प्रतिशत जितना अधिक होगा, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान भी उतना अधिक होगा। ये sp कार्बन है जिसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये sp3 कार्बन है जिसमें 25% S है, और ये sp कार्बन में 50% S है, और ये है sp3 कार्बन जो sp2 कार्बन और जिसका जो S प्रतिशत है वो 33.3% है। तो 33.3% है sp2 का। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो क्रम होगा ये होगा, क्योंकि C की अम्लता जो है, C की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये sp है, और जो सबसे कम होगी वो sp3 कार्बन के जो कि B का है, वो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो इसलिए ये जो 4th ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो भी 2 मार्क्स के लिए है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डाइनाइट्रेशन ऑफ 4-ब्रोमोटोलुइन। ये रहा 4-ब्रोमोटोलुइन हमारे पास, और इसका डाइनाइट्रेशन यानी 2 बार नाइट्रेशन करेंगे। ये +I प्रभाव वाला मिथाइल ग्रुप है, और ये भी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Br ब्रोमो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है मिथाइल ग्रुप, और ये दोनों ही जो ग्रुप हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह हैं। इसके अलावा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और निष्क्रियणकारी समूह है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग
सक्रियणकारी समूह है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। हमें डाइनाइट्रेशन के बारे में पूछा गया है। डाइनाइट्रेशन करेंगे तो ये सक्रियणकारी समूह है, तो इसलिए इसका ऑर्थो पैरा प्रभाव चलेगा। पैरा पोजीशन क्योंकि ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पोजीशन पर आके NO2 नाइट्रेशन का पहला समूह जो है वो आके यहाँ पर जुड़ेगा। अब पूछा है डाइनाइट्रेशन के बारे में। सेकंड नाइट्रेशन जब हम इसका करेंगे, दूसरा NO2 ग्रुप जब आएगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होगा। हमें ये मालूम है कि ये दोनों समूह पास पास होने की वजह से जो मिथाइल ग्रुप है वो समतल अवस्था में पूरे रिंग के साथ नहीं रह पाएगा, और इसी वजह से जो है इसका प्लस आई इफेक्ट अब ओरिएंटेशन के लिए या दृष्टिकारी प्रभाव के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस आई प्रभाव आसानी से ये दर्शा नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी जो मॉलिक्यूल है उसके साथ एक तल पर त्रिविम बाधा के कारण, जगह की कमी के कारण यह एक तल में रह नहीं पाएगा। हम देख रहे हैं कि इस वक्त ब्रोमो ग्रुप है जो अपना दृष्टिकारी प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, जो कि ऑर्थोपैरा और डीएक्टिवेटिंग या निष्क्रियणकारी समूह है, और ये है नाइट्रो ग्रुप जो कि मेटा डायरेक्टिंग है और निष्क्रियणकारी है। अब देखिए यहाँ लगता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब है कि व्हेन अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इज मेटा टू द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के मेटा पोजीशन पे है, तो आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन स्नेही है वह जो मेटा ग्रुप है उसके ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। देखिए मेटा ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए बचता है सिर्फ ये। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही NO2 ग्रुप है वो इसी पोजीशन पे लग सकता है, जो कि ये वाला पोजीशन है, और कोई इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम देख सकते हैं इन चारों ऑप्शंस जो हमको दिए गए हैं उसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हुआ ऑर्थो इफेक्ट के द्वारा, और ऑर्थो इफेक्ट के ऊपर और भी क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो भी 2 मार्क्स के लिए है, और इसमें पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पर Z जो है वो अलग अलग हैं, और Z ये रिएक्शन पूरी है, और ये एक नाभिक स्नेही आक्रमण हो रहा है इस ब्रोमो वाले कार्बन पर, बेंजीन रिंग के इस कार्बन पर, और आप देख सकते हैं कि ये Z जो है वो पैरा पोजीशन पे रखा हुआ है ये ग्रुप। एंड ऑप्शंस इसकी जगह पे हैं कि ये CF3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, या O मिथाइल ग्रुप हो सकता है, क्योंकि ये नाभिक स्नेही आक्रमण है। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। हमें मालूम है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वह अटैक तभी करेगा जब ये जो रिंग होगा वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून तब होगा जब ये जो ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो या इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो। तो इन जो तीनों ग्रुप्स हमको ऑप्शन दिए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, यानी अगर CF3 होगा तो वलय में इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व कम होगा, और ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण वो आसान होगा। तो हम देख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट का मान CF3 के लिए सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये दोनों 1 और 2 हैं जहाँ पर CF3 का मान सबसे ज़्यादा है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को हमने क्रॉस किया। अब हम देखते हैं नंबर 1 और नंबर 2 में कौन सा हो सकता है। नंबर 1 नंबर 2 में जो OCH3 ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, और +R के द्वारा वह इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय को देगा। +R समूह यानी बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन धनी, इसमें इलेक्ट्रॉन को जो है OCH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इस वजह से जब OCH3 ग्रुप लिखा हुआ होगा या जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर, वो रेट जो है सबसे कम होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि OCH3 का जो रेट है रेट कांस्टेंट का मान सबसे कम है। तो ऑप्शन 1 सही है, ना कि ऑप्शन 2, क्योंकि ऑप्शन 2 में OCH3 का मान सबसे रेट कांस्टेंट का मान सबसे कम नहीं है, यानी OCH3 जब इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तब की बात कर रहे हैं।
तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं हुए, ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। वो इसलिए क्योंकि जो OCH3 ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को घटा देगा। सबसे ज़्यादा ये घटाएगा और सबसे ज़्यादा ये इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षीय है और ये इलेक्ट्रॉन देता है +R समूह से के +R प्रभाव के द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है और इसमें ये पूछा गया है कि गिलमैन रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए कौन सा इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। देखिए, गिलमैन रिएजेंट जो है वो है लिथियम डाइअल्काइल कॉपर। ये रहा लिथियम डाइअल्काइल कॉपर और ये एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है और नेट JRF में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता भी नहीं हो तो आपको 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर याद भी नहीं रहे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है OTBS, यानी जो TBS है सिलाइल डाइमिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलेन। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ग्रुप है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और इसमें डाइमिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसका आकार काफ़ी बड़ा है। ये हमको ध्यान में रखना है कि OTBS ये जो आकार है काफ़ी बड़ा है। इसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। इसके आकार बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे एटम्स इसके अंदर हैं। और हमें मालूम है कि जो गिलमैन रिएजेंट है वह कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करता। हमें ये भी मालूम है कि जो गिलमैन रिएजेंट है वो इनोन में, देखिए इनोन है, ये इन ये ओन, तो इनोन कहा जाएगा। एक अंतरीय डबल बॉन्ड है इसके अंदर, यानी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है इसके अंदर। और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में जो बीटा कार्बन होता है उस कार्बन का एल्काइलेशन किया जाता है गिलमैन रिएजेंट के द्वारा, यानी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आएगा और इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसका मतलब ये देखिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में रिएक्शन OH का दिखाया गया है, उसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब जब यहाँ पर एल्काइलेशन ये यहाँ पर भी हो रही है और यहाँ पर भी हो रही है, इन दोनों में से राइट कौन सा है? राइट है ये। क्यों? ये देखिए कि जो 2 नंबर है और जो 3 नंबर है उसमें अंतर सिर्फ ये है कि मिथाइल ग्रुप उसी तल में है जहाँ OTBS है, और इसमें इस वाले में देखिए आप मिथाइल ग्रुप उस तल से ऊपर उठा हुआ है और OTBS जो है तल से नीचे गया हुआ है। तो उसका मतलब इन दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है। यहाँ दोनों एक ही तल में हैं तो इन दोनों के बीच में दूरी नहीं है, ये पास पास हैं तो इनके अंदर प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। यानी ये मिथाइल ग्रुप और OTBS दोनों पास हैं, एक ही तल पर, नीचे की तरफ दोनों हैं, तल से नीचे, ये तल से ऊपर, ये तल से नीचे, इनके बीच में दूरी ज़्यादा है, इनके बीच में प्रतिकर्षण कम है। तो ये स्टेरिक हिंडरेंस भी कम है, त्रिविम बाधा इनमें कम है, इनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, तो इसीलिए ये आसानी से बनेगा, ना कि ये। तो ये तो लॉजिकल डिडक्शन हुआ। ये रहा इसका मैकेनिज्म, जो कि आप देख सकते हैं। मैकेनिज्म को आप ध्यान में रखें, इसलिए क्योंकि गिलमैन रिएजेंट के ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट में मैकेनिज्म को देख लेते हैं। वो ये कि देखिए, जो बीटा कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ पर कार्बन के ऊपर आया इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज। वाटर के साथ प्रोटोनेशन दोबारा हुआ, यहाँ CH2 में परिवर्तित हो गया और ये OTBS जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन था वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था। जो अटैकिंग एजेंट होगा वो भी नीचे की तरफ से इसलिए आक्रमण नहीं कर पाएगा कि नीचे ये डॉटेड लाइन जो तल के नीचे है, तो नीचे की तरफ से इसलिए अटैक नहीं कर पाएगा गिलमैन रिएजेंट, क्योंकि इसका भी आकार बड़ा है, इसका भी आकार बड़ा है, तो आपस में ये रिपेल करेंगे। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री के नज़रिए से ये वाला जो क्वेश्चन है आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, 2 मार्क्स के लिए है और ये जो रिएक्शन है वो जिंक और कॉपर युग्म या कपल के द्वारा और CH2I2 के द्वारा ये रिएक्शन हो रही है। और इन रिएजेंट को देखते ही हमें मालूम होना चाहिए कि सिमन स्मिथ प्रोसीजर इसमें अप्लाई हो रहा है।
सिमन स्मिथ जो प्रोसीजर है वो नेट जेआरएफ में काफ़ी पूछा जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें हमें जो बातें याद रखनी है कि इसमें कोई कार्बन इंटरमीडिएट काम नहीं आता, इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म या कंसर्टेड मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म है, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन है। सिन एडिशन का मतलब है दोनों ही जो डबल बॉन्ड के साथ जो एडिशन होगा एक ही दिशा से एक ही साथ इकट्ठे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन माध्यम से दोनों बॉन्ड इकट्ठे बनेंगे एक ही साइड से। कॉपर जिंक कपल जो होता है IZnCH2I एक CuI कपल बनाता है, और वो CH2I बनाता है दरअसल, और ये रहा ये कपल, और ये जो है डबल बॉन्ड के साथ ऐड करता है। ये देखिए डबल बॉन्ड, उसके साथ ये सिन एडिशन हुआ, एक ही दिशा में दोनों बंध CH2 के साथ बने, और बंधों का टूटना, ये बंध टूट रहा है, ये बंध बन रहा है, ये बंध बन रहा है, ये बंध टूट रहा है, ये बंध बन रहा है, और ये टूट रहा है। तो बंधों का टूटना और बंधों का बनना, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो बंधों का बनना और टूटना इकट्ठे हो रहा है एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली, इसलिए इसको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन या कंसर्टेड मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के साथ ये CH2 जुड़ गया, और एक 3 मेंबर्ड रिंग 3 सदस्यीय वलय का व्युत्पन्न उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड है, यहाँ ये डबल बॉन्ड है। इन दोनों डबल बॉन्ड में से किसी एक के साथ सिमन स्मिथ प्रोसीजर के द्वारा 3 सदस्यीय वलय व्युत्पन्न का उत्पाद हमें प्राप्त होगा। यहाँ इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बड़ा ग्रुप है, और ये जो है आकर यहाँ पर रिएजेंट ये भी बहुत छोटा तो नहीं है, तो ये अगर पास यहाँ से अटैक करने लगे तो इसमें त्रिविम बाधा होगी, रिपल्शंस होंगे, तो ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इसमें यहाँ दिखाया गया सी डबल बॉन्ड ओ है, उसके वो सी डबल बॉन्ड सी में परिवर्तित हो गया, जो कि सिमन स्मिथ रिएक्शन में नहीं होता। यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रिएक्शन दिखाई गई है, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रिएक्शन यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि सिमन स्मिथ में प्रोसीजर में नहीं होता। और यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर दिखाया गया सी डबल बॉन्ड सी के साथ यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है, और यहाँ पर 3 सदस्यीय वलय की संरचना हुई है, जो कि संभव है क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा भी सबसे कम है, और सी डबल बॉन्ड सी के साथ ही रिएक्शन है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आप देखें कि जो डबल बॉन्ड के साथ सिन एडिशन होगा स्टीरियो स्पेसिफिक, और सी डबल बॉन्ड सी में एक CH2 जाके जुड़ जाएगा, और 3 सदस्यीय वलय का निर्माण होगा। बस इतने से नॉलेज के साथ आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते थे, पूरे मैकेनिज्म के पता होने की ज़रूरत इसमें नहीं थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्रोमेटोग्राफी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसमें pKa और pH वैल्यूज़ जो सॉल्यूशन के होते हैं उससे रिलेशन इस क्वेश्चन में है। ये पूछा गया है कि कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में यदि हमने ये 3 एमीन्स A, B और C का इस्तेमाल किया, जिनके pK वैल्यू का मान है 9.8, 10.8 और 10.6, तो उनमें से सबसे पहले इल्यूट होकर कौन सा निकलेगा यदि हमने pH का मान धीरे धीरे 7 से ऊपर बढ़ाते चले गए। तो देखिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेटर पीके वैल्यू और pH वैल्यू, pKa और pH में से जिसका भी वैल्यू ज़्यादा होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। देखिए 9.8 जो है वो 7 pH से जब हम pH सॉल्यूशन का इंक्रीज़ करेंगे तो 9.8 पहले पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचेगा 10.6, उसके बाद पहुंचेगा 10.8। तो जो सबसे छोटा वैल्यू है वो 9.8 है, उस पर जब हम pH बढ़ाएंगे तो 9.8 सबसे पहले पहुंचेगा, और जैसे ही pH का मान 9.8 से ज़्यादा होगा तो जो A यानी कंपाउंड है जिसका कि 9.8 pKa वैल्यू है, तो pKa वैल्यू से pH का मान जैसे ही ज़्यादा होगा तो A जो है वो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो सॉलिड स्टेशनरी फेज़ है उससे जाके अटैच हो जाएगा। जैसे ही और बढ़ाएंगे pH तो pH 10.6 तक पहुंचेगा,
तो जो बी है 10.6 जो सी का वैल्यू है, सी जो है वो स्टेशनरी फेज के टाइन एक्सचेंज के जाके जुड़ेगा। तो उसका मतलब जो पहले जुड़ेगा वो सबसे आखिर में इल्यूशन से निकलेगा, क्योंकि वो बॉन्डेड हो जाएगा। जैसे जैसे पहले ए बॉन्डेड होगा, फिर बॉन्डेड होगा सी, क्योंकि सी का 10.6 मान है, और सबसे लास्ट में बॉन्ड होगा स्टेशनरी फेज के कैटायन एक्सचेंज कॉलम के बी, क्योंकि उसका मान जो पी के वैल्यू का 10.8 है। तो ये वाला जो क्रम है वो सही आंसर है, क्योंकि ए का इल्यूशन यानी कॉलम से निकलना सबसे आखिर में होगा। सबसे पहले बी निकलेगा, क्योंकि वो सबसे आखिर में कॉलम से बॉन्डेड होगा या स्टेशनरी फेज से बॉन्डेड होगा। देखिए क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है और इसमें हमने अगर मिश्रण डाला है तरह तरह के एमीन का, तो जिसका नंबर पहले बॉन्ड होने का आता है वो होगा जिसका पी के का मान सबसे कम है इस केस में, क्योंकि 7 से ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो ए जो है सबसे पहले बंधित हो जाएगा, बी उसके बाद बी सबसे आखिर में बॉन्डेड होगा और सी बीच, इन दोनों के बीच में बॉन्डेड होगा। फिर उसके बाद जब हम इल्यूशन करते हैं तो उसके बाद जो सबसे लास्ट में कैटायन एक्सचेंज के स्टेशनरी फेज से बॉन्डेड होता है वो सबसे पहले निकल कर आता है, यानी बी सबसे लास्ट में बॉन्डेड हुआ, क्योंकि उसका पीएच जो है 10.8 है जो आखिर में आएगा बढ़ते बढ़ते, तो वो सबसे लास्ट में सबसे पहले निकल कर आएगा, और ए जो सबसे पहले बॉन्डेड हुआ था वो सबसे लास्ट में इसमें से इल्यूट होके निकलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि ये एक एल्काइल लिथियम रिएजेंट दिया हुआ है और एक एल्काइल डाइहैलाइड हमको दिया हुआ है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन रिच जो है साइड चेन इसमें है। तो जब भी एल्काइल लिथियम और इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक सिस्टम के साथ इस तरह से ग्रुप बंधा हुआ होता है तो ऑर्थोलिथिएशन होता है। देखिए ऑर्थो यानी एरोमेटिक रिंग के साथ जो ये इलेक्ट्रॉन रिच जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है वो उसके साथ लिथियम बॉन्डेड हो जाता है। sp2 हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसलिए उसका निष्कासन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिच जो ग्रुप है जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन है जिस पे अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो मदद करता है कि ये हाइड्रोजन किसी तरह आसानी से जो एल्काइल ग्रुप है जो कि यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसके साथ ऐड होकर निकल आए, और ये जो लिथियम है वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े। आप ये कह सकते हैं ऑर्थो तो ये भी हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बहुत बड़ा है तो यहाँ पर आके और ये जो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगी और इजी स्पेस जो है रिएक्शन के लिए इस जगह पे मिलेगा, क्योंकि आसपास यहाँ पर खुला है। तो जो इस ऑर्थो पोजीशन पे लिथियम आके जुड़ जाएगा इसको कहते हैं ऑर्थोलिथिएशन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। और उसके बाद जो होता है एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, आर एक्स के साथ रिएक्शन होती है और लिथियम जो है एल्काइल ग्रुप के साथ निकल जाता है और जो हैलोजन है लिथियम का पोजीशन ले लेता है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 हैलोजन्स हैं, एक तो आयोडो है और एक सीएल है। हमें ये मालूम है कि आयोडो और सीएल में आयोडो की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सीएल की उससे कम है, और जो फ्लोरो है वो रिएक्ट नहीं करता। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, इसलिए आपको यहाँ पर लिख कर दिया गया है। और हम देख सकते हैं क्योंकि आयोडो की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो आयोडो यहाँ रह जाएगा और जो लिथियम है वो इस बाकी के ग्रुप के साथ यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे जाकर आयोडो लगेगा। ये जो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं इसमें देखिए क्लोरो को रिएक्टिविटी बताई गई है, यहाँ ऑप्शन देखते ही हमें ये मालूम होना चाहिए क्लोरो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है क्योंकि लिथियम जो है ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है तो ये ऑर्थो पर ही जो है आके आयोडो ग्रुप जोड़ेगा, ना कि इस वाले ऑर्थो पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है वो ये रहा उसका ऑर्थो हाइड्रोजन, ये तो उसका पैरा हाइड्रोजन हुआ जो कि नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर दोबारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, हमारे स्क्रीन पे है ये।
और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोबाल्ट का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनो कोबाल्ट कंपाउंड है, और वो डबल बॉन्ड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड्स साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। जो यहाँ छुप गया है वो है प्लस ए, और ए हमसे पूछा गया है कि ए क्या है, मतलब एक प्रोडक्ट ये दिया गया है, एक प्रोडक्ट ये दिया गया है, और तीसरा ये पूछा गया था जो कि यहाँ पर स्लाइड बनाते वक्त ये ट्रांसफ़र होते वक्त ये छुप गया है। तो ये जो ए पूछा गया, व्हाट इज़ ए क्या ये है, ये है, ये है या ये है, ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो सबसे पहले लीगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी ये Me3 जो P है वो निकल के यहाँ से चला जाएगा, तो और C डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ये देखिए CH2 के साथ कोबाल्ट ने अपना बॉन्ड बनाया और पहला लीगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन 1,2 माइग्रेशन, यानी ये जो CD3 है जो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ एक एल्काइल ग्रुप है, वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और इसको 1,2 माइग्रेशन कहते हैं। और ये जो 1 है वो कार्बन कोबाल्ट के साथ ये वाला कार्बन बॉन्ड बना लेगा। आप देख सकते हैं कोबाल्ट के बाद CH2 ये रहा, कोबाल्ट के बाद ये CH2, और उसके साथ ये वाला CH2 यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि इस हाइड्रोजन को माइग्रेशन करते हुए दिखाना है, इसलिए इस CH2 को इस तरह से अलग से H को दिखाया गया है, और ये CD3 जो है CH2 के साथ जुड़ा हुआ ये रहा। ये जो CD3 है कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ। इसके बाद होगा बीटा एलिमिनेशन। ये जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, वो कोबाल्ट के साथ जाकर जुड़ जाता है। कोबाल्ट और कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूटकर उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। यानी यहाँ CH2 और CH के बीच में बॉन्ड बना ये रहा, और ये कोबाल्ट और CH2 के बीच का बॉन्ड क्योंकि शिफ्ट हो गया तो ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट गया। ये हिस्सा टूटकर अलग निकल आया जो कि ये रहा। तो वो ये है। इस रिएक्शन को आइए पूरा करते हैं। जो बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाने के बाद ये हमको एक मॉइटी मिलता है, ये एक स्पीशीज़ मिलती है जो कि रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद ये जो दोनों ग्रुप हैं वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और हम देख सकते हैं कि हमें इस तरह से ये प्रोडक्ट यहाँ पर CD3H जो कि यहाँ दिख रहा था वो मिला। तो जो हमारा आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है जो कि यहाँ पर बनते हुए हमें दिखा है। तो एल्काइल जो ये कोबाल्ट का जो रिएक्शन है, दिस वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनो कोबाल्ट जो रिएजेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के ऊपर रिएक्शन है, और इसमें पूछा गया है एक ये सबस्ट्रेट दिया है, एक ये सबस्ट्रेट दिया है, और ए से के सामने C लिखा हुआ है और B के सामने D लिखा हुआ है, और ये पूछा है कि कौन से ऑप्शंस हैं, क्या A C देगा, B D देगा, या फिर ये आपस में ऐसे देंगे, या किस तरह से A जो है वो दोनों देगा। ये काफ़ी सारे रिएक्शन दिया ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसमें जो नेबरिंग ग्रुप का जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल वो है, हमें देखते ही पता पड़ जाना चाहिए। देखिए, सल्फोनिक एसिड का एस्टर है ये, और उससे 5वें कार्बन की दूरी पर जो है ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है और जो नेबरिंग ग्रुप की तरह कार्य कर सकता है, वो 5 सदस्यीय मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा। आप अगर नंबरिंग करना शुरू करें, इस वाले कंपाउंड को मैंने यहाँ लिखा हुआ है और इस वाले कंपाउंड को यहाँ लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन से अगर नंबरिंग करते हुए शुरू करें, देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसी तरह से यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा हुआ है। तो आप देखें कि 5 सदस्यीय वाला दोनों के केस में ही इस प्रकार का बनता है जो कॉमन मध्यवर्ती है। अगर ये यहाँ पर अटैक करे और इस CO बॉन्ड को तोड़े, इसी तरह से ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक कर रहा है और CA बॉन्ड ये टूट कर जाता है, तो ये मध्यवर्ती दोनों ही केस में मिलता है। इस मध्यवर्ती में वाटर का अटैक है, देखिए, और वाटर अगर यहाँ से आक्रमण करता है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। उसी तरह से अगर वाटर का अटैक यहाँ पर होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखिए, लाल रंग से जो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है, उसमें
ये वाला प्रोडक्ट है, और जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो ये वाला प्रोडक्ट है। आप अगर ध्यान से देखें, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये और ये प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, और आप देख सकते हैं कि दोनों ए और बी दोनों ही इन दोनों उत्पादों को, यानी इन दोनों उत्पादों को बनाने की बराबर बराबर संभावना है। तो ये जो ऑप्शन 3 है, जो यहाँ पर येलो से दिखाया गया है, वो इसका करेक्ट आंसर है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी एग्जांपल था 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो भी 4 मार्क्स के लिए है। ये आप देख सकते हैं बायोमोलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, जिसमें सारे जो OH हैं वो OAC के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। इसमें जो रिएक्शन देखते ही हमें मालूम पड़ती है जो बात, वो ये कि इसमें ब्रोमिनेशन होगा, और ये भी मालूम पड़ रहा है कि इसमें आयोडीनेशन होगा और OCH3 ग्रुप भी इसके अंदर ऐड होगा। हमसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। हम इसका मैकेनिज़्म देख लें। देखिए, एक बात और याद रखें कि एनोमेरिक इफ़ेक्ट का याद रखें कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ जो अल्फा पोजीशन होता है उसमें एक OAC या OCH3 ग्रुप आसानी से यहाँ पर एडजस्ट होता है। और आइए देखते हैं कि, और उसका जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट है, वो OAC ग्रुप को यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो रही है इस तरह से, दिस इज़ द मैकेनिज़्म। और ये जो इंटरमीडिएट इसके डिस्प्लेस होने के बाद बना था ऑक्सीजन के ऊपर, O+ चार्ज है। यहाँ पर देखिए फिर दोबारा ब्रोमो के अटैक की वजह से एक्सियल ग्रुप पे ब्रोमो ग्रुप आ गया है। फिर जिंक एसिटिक एसिड के जिंक के वजह से ये ये CBr बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स C के बीच में इस तरह से शिफ्ट हुए हैं, और इसी तरह से OAC भी निकल कर बाहर आया है। सो एक C मिला है। अब ये होता है कि इसमें N आयोडोसक्सिनिमाइड यानी उसके द्वारा आयोडिनेशन हो रहा है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। आयोडिनेशन इस तरह से जैसे ब्रोमिनेशन होता है 3 मेंबर ड्रिंक के द्वारा, आयोडीन के ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज है, इस तरह से एक मध्यवर्ती हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद OMe ग्रुप के द्वारा, मिथॉक्साइड ग्रुप के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ये रिंग ओपनिंग हो रही है, और ये आई एक्सियल पोजीशन पे, और उस OCH3 जो है वो दोबारा एक्सियल पोजीशन पे आता है। यहाँ इस पोजीशन पे ही अटैक क्यों हुआ और इस पे क्यों नहीं हुआ, उसका कारण ये है कि यहाँ अटैक इसलिए होगा क्योंकि अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है तो ऑक्सीजन के पास निकटवर्ती होने पर इसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन न्यूनता आती है तो वो इसके द्वारा स्थायी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर यहाँ आती है तो उसके ऑक्सीजन के द्वारा वो स्थायित्व प्राप्त करता है। इसीलिए यहाँ पर जो है OCH3 का अटैक होगा। और मोरओवर ये जो OMe ग्रुप है वो एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से ज़्यादा यहाँ स्टेबल होता है। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखिए, आंसर है इसका, जैसा कि हम देख ही सक रहे हैं, आंसर है इसका 2। दिस इज़ द ऑप्शन, जो कि ये वाला प्रोडक्ट सेम है। सो दिस वाज द मैकेनिज्म दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हमको जो चीज़ें हमें देखते ही मालूम पड़ रही हैं वो है कि ZnI2 एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और ट्राईमिथाइल सिलाइल साइनाइड जो है वो यहाँ पर है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। फिर हमने देखा IPR यानी PRI है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है, यानी एल्काइलेशन यहाँ पर है। इसके अलावा LDA लिथियम डाइसोप्रोपाइल एमाइड, यानी वो बेस की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर अगर एल्काइलेशन हो रहा है तो हमें दिया हुआ है बेंजाल्डिहाइड। एल्काइलेशन यहाँ जो चांस है उसका बेंजाल्डिहाइड के H का ही इसमें एल्काइलेशन हो सकता है। आप देखें कि जिंक आयोडाइड जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहा है, जो कि हमको दिया हुआ है। और यहाँ पर
OTMS बॉन्ड बनता है और जो CN है एस साइनाइड आयन निकल के आ जाता है। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एल्काइलेट होगा और ये जो मध्यवर्ती बना है इसमें ये जो साइनाइड आयन फर्स्ट स्टेप में निकला था ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके इस तरह से टेट्राहेड्रल कार्बन बनाता है मध्यवर्ती के रूप में। अब जो बेस है वो इसमें से प्रोटॉन का निष्कासन करता है और ये कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन CN के कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से डबल बॉन्ड आता है जो कि अम्पोलंग है, अनस्टेबल है। ये अम्पोलंग इसलिए देखिए कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन था, ये वाला कार्बन था, वही ये वाला कार्बन है। तो कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, लेकिन आप यहाँ देखें कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो ये अम्पोलंग हुआ, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुई यहाँ पर और ये अब आइसोप्रोपाइल आयोडाइड के ऊपर आक्रमण करके और I- को यहाँ से निष्कासित कर रहा है। एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और इस तरह से जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ एल्काइलेशन इस कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन ही था जो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था, उस पर हुआ है। और ये जो पोर्शन, ये जो पार्ट है, इस वजह से ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है और इस प्रकार के अम्पोलंग वाले रिएक्शन नेट JRF में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है। इसके बाद वाटर H3O+ के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर डी प्रोटेक्शन हुआ और ये OH के रूप में परिवर्तित हो गया। और फिर जब हमने बेस का इस्तेमाल किया तो यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है और O- बन जाता है और O- वापस, क्योंकि हमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमें वापस प्राप्त करना है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और साइनो ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है उसको हटाकर एल्काइल ग्रुप यहाँ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है। तो दिस इज़ द आंसर। ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको इन रिएजेंट्स का क्या काम है वो ध्यान में रखते हुए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाले रिएक्शन को करने से पहले हमें बार्टन रिएक्शन या बार्टन नाइट्राइट एस्टर रिएक्शन, जिसका नाम है, दोनों नाम से ये पुकारा जाता है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब भी NO2 ग्रुप हो और लाइट का इस्तेमाल हो तो आप ये मान सकते हैं कि बार्टन रिएक्शन होगा। और साथ ही साथ आपको ढूंढना होगा कि गामा कार्बन पर हाइड्रोजन है कि नहीं। तो ये देखो, जो जहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसको अगर हमने पहले को अल्फ़ा, देन बीटा, देन गामा एंड देन दिस इज़ डेल्टा। तो डेल्टा कार्बन पर हाइड्रोजन है कि नहीं ये आपको देखना है। और अगर NO2 ग्रुप है, लाइट है, डेल्टा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो बार्टन रिएक्शन होगा। तो इस तरह से बार्टन रिएक्शन के मैकेनिज्म तो ये दिया हुआ है। इसमें जो मेन बात अपने को ध्यान में रखनी है कि इसमें एक 6 सदस्यीय वलय जैसी रेडिकल इंटरमीडिएट का निर्माण होता है और ये सिन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेल्टा हाइड्रोजन है, यानी जिस साइड से NO2 ग्रुप है उसी साइड का जो हाइड्रोजन है उसका एब्स्ट्रैक्शन इसके अंदर होगा, जिससे कि ऑक्साइम एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। बार्टन नाइट्राइट एस्टर रिएक्शन या बार्टन रिएक्शन को आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं, या आपको इसको याद दिलाने या रिवाइज करने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ लिखी गई है। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें देखें कि पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज़। ये रिएक्शन हमको दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये देखिए ONO ग्रुप है और लाइट का इस्तेमाल किया गया है तो बार्टन रिएक्शन होगा। हमें ये ढूंढना है कि डेल्टा हाइड्रोजन कहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ में इसको दिखाया हुआ है। जो डेल्टा है वो
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये हो सकता है। 3 जगह पे डेल्टा आ सकता है। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा यहाँ से करें, या अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा यहाँ से करें, या अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इस प्रकार से करें। तो हम देखते हैं जो सबसे बड़ी बात जो हमको ध्यान में रखनी है कि सिन एब्स्ट्रैक्शन होता है, एक ही साइड से एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन का जहाँ की NO2 ग्रुप है। तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ देखिए कि ये जो है डॉटेड लाइन से यानी तल के नीचे दिखाई गई है, ये भी तल के नीचे दिखाया गया है। तो यही एक पोजीशन है जहाँ पर से यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और कहीं से नहीं। हम अगर इन ऑप्शंस को देखें जो हमें दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शंस, इसमें देखिए यहाँ पर इस जगह पे दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O जो कि नहीं हो सकता। देन यहाँ पर एक CHO ग्रुप का CHO ग्रुप बनाया हुआ दिखा है जो कि यहाँ नहीं हो सकता इस पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ पर भी डेल्टा पोजीशन से बाहर है, ये नहीं हो सकता। ये ऑप्शन, ये दोनों नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तल के नीचे है ये NO ग्रुप, लेकिन ये जो पोजीशन है ये तल पर है, यानी इनका तल एक जैसा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचता है ये ऑप्शन जो कि C डबल बॉन्ड O जो है वो उसी तल पे है जिस तल पर पहले ONO ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कुछ भी न जानें, उसके बावजूद भी हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये मैकेनिज्म को इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि ये देखिए सिन एब्स्ट्रैक्शन हुआ इस वाले हाइड्रोजन का डेल्टा एब्स्ट्रैक्शन हुआ, सिन एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिकल यहाँ पर आया है, और ये OH जो ये O रेडिकल बना था यहाँ से हाइड्रोजन लेके गया उसी दिशा से जहाँ पर ऑक्सीजन था, और इसलिए ये OH यहाँ पर बना। इसके बाद ये जो NO रेडिकल था वो इसके साथ जुड़ा, तो ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये NO रेडिकल यहाँ जुड़ा हुआ है। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हुआ, टॉटोमेरिज्म के वजह से ये ऑक्साइड बना है, और फिर हाइड्रोलिसिस की वजह से ये C डबल बॉन्ड N जो है उसकी जगह C डबल बॉन्ड O आया है। सो दिस मैकेनिज्म इज़ नॉट नीडेड। ऐसे ज़रूरत नहीं है कि आप इस मैकेनिज्म की सहायता से इसको सॉल्व करो, लेकिन मैकेनिज्म आपकी जानकारी के लिए दोबारा यहाँ पर दे दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें एक बायोमॉलिक्यूल यहाँ पर दिया हुआ है जिसके सारे जो OH ग्रुप्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा है और इसको देखते ही ऐसा लगेगा कि पता नहीं इसको किस तरह से सॉल्व करें, लेकिन ये बहुत आसान सा है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और लिखा हुआ है कि ये DDQ यानी डाई क्लोरो डाई साइक्लोक्विनोन यहाँ पर हमको दिया हुआ है, जो कि हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट है, वो जो इस बॉक्स में लिखी हुई है वो ये कि DDQ जो है इज़ यूज्ड फॉर डी प्रोटेक्शन ऑफ बेंजाइल ईथर थ्रू 1 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। तो ये डाईक्लोरो डाईसाइक्लोक्विनोन जो है वो डी प्रोटेक्शन विपरिरक्षण करता है बेंजाइल ईथर का। बेंजाइल ईथर यहाँ पर केवल ये दो हैं, ये बेंजाइल ईथर नहीं है, ये भी बेंजाइल ईथर नहीं है, और ये भी बेंजाइल ईथर नहीं है। तो ये दो बेंजाइल ईथर हैं क्योंकि CH2 और PH ग्रुप लगा हुआ है। देखिए CH2 एंड PH ग्रुप, CH2 PH ग्रुप ये हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है कि OMe इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें ये दोनों ग्रुप जो हैं वो उनका डी प्रोटेक्शन नहीं होगा, इनको हम छोड़ते हैं। इन दोनों ग्रुप का डी प्रोटेक्शन इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है। तो ये चारों ऑप्शन में से ढूंढते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकते। देखिए इन्होंने इस वाले में इन्होंने इस ग्रुप को डी प्रोटेक्ट हटाते हुए देखा है, जबकि ये बेंजाइल ईथर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन में देखते हैं कि इन्होंने जो है इसको डी प्रोटेक्ट होते हुए दिखाया है, जबकि ये जो ग्रुप है वो बेंजाइल ईथर नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखें ये OCO ये एस्टर ग्रुपिंग है, तो ये बेंजाइल ईथर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये जो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आप देखें कि इन्होंने जो ये बेंजाइल ईथर ग्रुप है
OCH2PH इसको जाते हुए दिखाया, डिप्रोटेक्शन करते हुए दिखाया, जबकि ये आंसर इसलिए नहीं होगा कि OMe ग्रुप जो यहाँ जुड़ा हुआ है वो डिप्रोटेक्शन में सहायक होता है, और जबकि पीएच में कोई OMe ग्रुप नहीं है। इसलिए अगर एक इक्विवेलेंट लिया हुआ है तो इसी का डिप्रोटेक्शन होगा। एक इक्विवेलेंट से ज़्यादा अगर लिया होता तो इसका भी डिप्रोटेक्शन होता। तो फिलहाल एक इक्विवेलेंट DDQ के साथ इसका डिप्रोटेक्शन नहीं होगा। तो आंसर इज़ दिस, जहाँ की आप देख सकते हैं ये OMe ग्रुप लगाया हुआ, ये बेंजाइल ईथर ग्रुप, इसका DDQ के द्वारा डिप्रोटेक्शन होगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मैकेनिज़्म ना पता हो तो भी, लेकिन आपके लिए ये है मैकेनिज़्म। इसमें आप देख सकते हैं जो OMe ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट करा के इस जो डिप्रोटेक्शन में मददगार साबित होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस रिएक्शन मैकेनिज़्म को आप याद रखें, लेकिन जो फंडामेंटल बेसिक बात थी कि OMe ग्रुप मदद करता है, उसी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो इस सेशन में आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसमें पॉजिटिव कमेंट्स मुझे दें, ताकि फर्दर और वीडियोस बनाने में मेरी रुचि भी बनी रहे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।